दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भारत में करोड़ों लोगों अगले कुछ महीनों में घर आए जनगणना कर्मियों को अपनी निजी जिंदगी से लेकर घर के हालात और सामाजिक ताने बाने तक की जानकारी तक देंगे। हालांकि यह पूरी जानकारी कानूनी रूप से गुप्त रखी जाएगी। इसी के साथ यह पहली बार होगा जब भारत में जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। इसके साथ ही नागरिकों को खुद से अपनी जनगणना का डाटा मुहैया कराने की सुविधा भी दी गई है। यह जनगणना 15 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद कराई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पहली बार इससे सीधी तरह से जुड़ेंगे। ऐसे में लोगों के मन में जनगणना को लेकर दर्जनों सवाल है। जनगणना मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। पूरी जनगणना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि तय की गई है। हालांकि लद्दाख जैसे भारी बर्फबारी वाले क्षेत्र के लिए यह संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 तक रखी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासन में असम का कोई विकास नहीं किया। काजीरंगा नेशनल पार्क को घुसपैठियों के हवाले कर दिया था। शाह ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने इन घुसपैठियों को यहां से खदेड़ेगा। असम में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही सियासी पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कलियाबोर में जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली में यह घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 11 क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वोटर लिस्ट की जांच करने गए 7 न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। भाजपा ने आज़ाद भारत के इतिहास का काला दिन बताते हुए ममता सरकार को घेरा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य के बड़े अफसरों को नोटिस जारी किया है। असम के गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संकट को देखते हुए कई जरूरी कदम उठाए हैं। गडकरी ने कहा, आज देश में गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कुछ मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन सरकार की बेहतर नीतियों की वजह से आम जनता के किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सरकार लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है ताकि आपूर्ति बनी रहे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल समान प्रशासन विधेयक 2026 बुधवार को राज्यसभा से पारित हो चुका है। इसे आज लोकसभा में पेश किया गया। यहाँ से भी इसके आसानी से पारित होने की संभावना है। वही CAPF बिल को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल को जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट रही है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। इस बीच बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले कभी विधानसभा के लिए मैंने नामांकन नहीं भरा, मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। गौरव तलब है कि अधीर रंजन चौधरी अब तक लोकसभा में कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी ने उन्हें राज्य की राजनीति तक ही सीमित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए तकनीक और AI का इस्तेमाल जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्मयोगी साधना सप्ताह के कार्यक्रम में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधारों भविष्य की योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। PM मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस दौर में दुनिया और व्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से बदल रही है। भारत भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकारी कामकाज प्रशासन से जुड़े लोग खुद को समय के हिसाब से अपडेट रखें। प्रधानमंत्री कहा, कर्मयोगी साधना सप्ताह इसी बदलाव की एक जरूरी कड़ी है। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी सेवा में लगे सभी लोगों को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी, उनके प्रयासों की सराहना की। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने सरकारी कामकाज में AI के इस्तेमाल पर कहा, AI का इस्तेमाल सरकार के आकार को कम करने के लिए होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि इससे लोग नाराज हो जाएंगे। असम दौरे पर राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया
कि असम के फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ हुए समझौते से भारत की आर्थिक और रणनीति स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। किसानों और छोटे कारोबारों को नुकसान हो रहा है। महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 2 अप्रैल को खत्म होने वाले संसद के बजट सत्र को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। 16 अप्रैल से संसद फिर बैठेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केरल के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने देश में ईंधन और गैस की किसी भी तरह की कमी के दावों को नकार दिया। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत पश्चिमी एशिया के हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ईरानी सैन्य जनरल सैयद मजीद मुसावी ने अमेरिका की पाषाण युग में वापस भेजने वाली धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका खुद अपने सैनिकों को कब्र में भेज रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 250 साल के इतिहास वाला देश 6000 साल पुरानी सभ्यता को धमकी देकर भ्रम में जी रहा है। ईरान के सैन्य कमांडर ने अमेरिका को उस चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने तेहरान को पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने ही सैनिकों को कब्रों में भेज रहा है। सैन्य कमांडर ने यह भी कहा कि 250 साल के इतिहास वाला देश 6000 साल पुरानी सभ्यता को धमकी दे रहा है, जो पूरी तरह भ्रम में जीने जैसा है। ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मुसावी ईरान के फोर्स के प्रमुख हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब आर पार की जंग में बदल चुका है। ईरान के नेता प्रमुख ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं तेहरान में हुए हवाई हमले में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के गठबंधन नाटो को लेकर नाराजगी जताई थी। ट्रंप का कहना था कि इस गठबंधन के ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया और वह अमेरिका को इससे बाहर करने में बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि ईरान की नौसेना और परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ट्रंप ने खुद को किंग बताने वाले पर तंज कसा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को जमकर मजाक उड़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज में देश को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार को उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। ट्रंप ने कहा कि आज रात में एक छोटा भाषण देने जा रहा हूं। इसमें सबको यह बताऊंगा कि मैं कितना महान हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। अपने विरोधियों और समर्थकों के बीच को किंग राजा वाली उपाधि पर बात की और प्रशासनिक रुकावटों को लेकर हल्के फुल्के व्यंग भरे अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने प्रशासनिक अड़चनों की ओर से इशारा करते हुए मजाक में कहा, अब मुझे किंग बुलाते हैं, क्या आप इस पर यकीन करते हैं? मैं ऐसा राजा हूं जो एक बैंक्वेट हॉल तक मंजूर नहीं करवा पा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वह सच में राजा होते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे।